अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा एंड सीओपीडी। ठीक है, तो जो एस्थमा एंड सीओपीडी है, सीओपीडी में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक आती है हमारे पास क्या, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिजीमा। ठीक है, तो सीओपीडीज एंड एस्थमा ये तीनों कौन सी कंडीशंस हैं? ये आपके पास क्या हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, आपके पास एयरवे जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उसकी जो ल्यूमेन है वो नेरो हो जाती है। ठीक है, लेट्स सपोज इज द एयरवे, ये इसकी क्या है नॉर्मल, लेट्स सपोज ये इसकी क्या है नॉर्मल, ये जो है ना ल्यूमेन है। ठीक है, इन एस्थमा एंड सीओपीडी में क्या होता है, इनमें आपके पास ये जो एयरवे है ये ब्लॉक हो जाता है। लेट्स सपोज ये कोई भी म्यूकस का प्लग है या फिर कुछ भी है। ठीक है, या फिर कंट्रक्शन की वजह से, मसल की कंट्रक्शन की वजह से भी ये ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एयर का आना जाना है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इन कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हम ऐसे ड्रग देंगे जो कि इसकी ल्यूमेन को बढ़ा दें, इसकी ल्यूमेन को बढ़ा दें। ये ब्रोंक्यूल्स या फिर एयरवेज जो भी हैं इनको हम क्या कर देंगे, डायलेट करेंगे, तो ये आपके पास हमारा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट को बेटर फील होगा। ठीक है, तो हम जो पहली कैटेगरी ऑफ द ड्रग देंगे वो क्या होगा, हमारे पास ब्रोंको डायलेटर्स विच डायलेट द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इनमें हमारे पास कौन से ड्रग्स आते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट। ये हमने जो है ना सिम्पैथोमाइमेटिक्स में भी किए थे। ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, इनमें हमारे पास ना दो कैटेगरीज आती हैं। एक आती है हमारे पास क्या, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, दूसरी आती है हमारे पास क्या, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। सबा, ठीक है, सबा से याद कर लें। इसमें हमारे पास दो ड्रग्स आते हैं, अल्ब्यूटेरॉल एंड लेवलब्यूटेरॉल। ठीक है, अल्ब्यूटेरॉल एंड लेवलब्यूटेरॉल। ठीक है, ये हमारे पास क्या क्या कौन से ड्रग्स हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, इनका जो ऑनसेट होता है वो आपके पास 3 to 5 मिनट्स में हो जाता है एंड दे रिलीव द पेशेंट फॉर 4 to 6 आवर्स। ठीक है, ये 4 to 6 आवर्स तक ना अपना काम करते हैं। ठीक है, और ये ना दीज आर यूज्ड एज क्विक रिलीफर्स। ठीक है, और ये क्विक रिलीफ, यही ड्रग्स हैं जो कि क्विक से क्विक रिलीफ देते हैं। ठीक है, आपके पास एस्थमा एंड सीओपीडीज़ में। ठीक है, जो आपके पास इनहेलर्स होते हैं ना वो सबा के ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ना सल्ब्यूटेरॉल भी आता है। ठीक है, इसमें सल्ब्यूटेरॉल भी आता है। तो ये हो गया हमारे पास, एंड इनके ना आपको एडवर्स इफेक्ट्स याद करने। स्केलेटल, एसके का मतलब है स्केलेटल, एम इज फॉर मसल्स, स्केलेटल मसल ट्रेमर्स करवाते हैं। टेकीकार्डिया इनका एडवर्स इफेक्ट है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीशीमिया एंड हाइपोकलीमिया, ये क्या इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। 3 याद कर लें, कोई भी, ये ट्रेमर्स वाला याद कर लें, टेकीकार्डिया याद कर लें, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया याद कर लें। ठीक है, ऑस्पीज में जो है ना मैक्सिमम हमसे तीन ही पूछ रहे होते हैं, या फिर कभी कभी 4 भी पूछते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली 3 या फिर 2 पूछते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये ब्रोंक्यूल्स को क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे। ठीक है, जब ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, ल्यूमेन बड़ी हो जाएगी एंड एयरवे का जो पैसेज है वो जो है ना बेहतर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो है ना डिजीज कंडीशन में जो था। ठीक है, ये इस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आते हैं, सल्मेटेरॉल आता है एंड फॉर्मोटेरॉल आता है। क्या, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैंने मिस कर दी, जो सबाएँ दे आर यूज्ड इन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। इन व्हाट, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। इसमें इसका ना बुक में एक और नाम भी दिया हुआ है एस्थमा के नाम से। ठीक है, वो मैं भूल गया हूँ। ठीक है, आप बुक से देख लेना। इसको हम इसका ये क्या यूज़ ये भी है एस्थमा के अलावा, एंड सीओपीडीज़ में भी इसको यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ ये भी है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन एथलीट्स। तो आपको इसका एक जो है ना वो एथलीट के हिसाब से ना आपको इसका एक क्लिनिकल दे देंगे, और जो है ना ये आपको ये भी मेंशन करेंगे उस जो है ना उसमें क्लिनिकल में, और आपको ठीक वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये मैंने मिस कर दिया, इसको याद कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन दे आर द ब्रोंको डायलेटर्स, सो इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर द क्विक रिलीफ। लाबा
लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट सल्मेटरॉल एंड फॉर्मोटेरॉल, देयर रिलीफ कितना टाइम देते हैं, फॉर द 12 आवर्स, नॉट यूज फॉर द क्विक रिलीफ, ये क्विक रिलीफ के लिए यूज़ नहीं होते, ठीक है, बिकॉज दे आर द लॉन्ग एंड दे आर यूज इन द कॉम्बिनेशन। मैं कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा इसकी एक जो है ना एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ जो है ना इसकी कॉम्बिनेशन हम दे रहे होते हैं, और इसकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ भी दे रहे होते हैं, लेकिन जो दोनों कॉम्बिनेशन है ना वो इसकी यूज़ होती हैं इन द COPDs, ठीक है, वो मैं कॉम्बिनेशन COPD में जो है ना इसकी मेंशन करूँगा, ठीक है, लाबा की। अच्छा, तो लाबा में बस सिर्फ आपने इतना ही याद करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आती हैं, यहाँ पर मैं ना 2 कैटेगरीज ऑफ द ड्रग को डिस्कस करूँगा। एक आता है आपके पास क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड दूसरे आते हैं आपके पास क्या, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स, ठीक है, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स एंड जो है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब देखें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके पास जो ड्रग्स होते हैं वो आपके पास ना 2 फॉर्म्स में आते हैं, मतलब कि इनके जो रूट्स होते हैं, हम रूट्स के थ्रू देंगे, वो आपके पास क्या होते हैं, रूट के हिसाब से ना इनका नाम दिया गया है इनको इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसको ना बुक में दिया हुआ है ICS कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेलेशन के जो रूट्स के थ्रू जो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे उनके साथ ना जो एडवर्स इफेक्ट है वो आपको बहुत से कम मिलेंगे, ठीक है। तो और जो ओरल रूट है इसमें ना आपको एक एडवर्स इफेक्ट मिलता है, उसमें बोलते हैं क्या, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल कॉर्टेक्स एक्सेस सप्रेशन। मैं इसको डिफाइन करता हूँ, ठीक है, ये क्या है, इस बला को मैं डिफाइन करता हूँ कि क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो ओरल और सिस्टेमिक में आपके पास जो ड्रग्स आते हैं इनके नाम याद कर लेना, प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन आता है एंड मिथाइल प्रेडनिसोन आता है, ठीक है, ये याद करना, एंड डेक्सामिथाजोन एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। आपने बस 2 से 3 जो है ना एग्जांपल्स याद करने हैं, जो कि ऑस्पीज में कम से कम 2 ही या फिर 3 ही पूछ रहे होते हैं, नेम दी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह, ठीक है, जो भी। एंड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनके साथ अच्छा जो इनहेलेशन वाले रूट है ना, इसके साथ ये वाला नमूनिया वाला ना आपको जो है ना एडवर्स इफेक्ट को कॉमनली मिलेगा, नमूनिया वाला, ठीक है, नमूनिया वाला एडवर्स इफेक्ट आपको इसके साथ मिलेगा, ठीक है। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर द स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ये क्या करते हैं, जो लाइजोसोम्स है ना, लाइजोसोम्स को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से ना ये इन्फ्लेमेशन को भी प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। दे आर द स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारा इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद ना हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी आती है जो कि मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, इसे हम कहते हैं क्या, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स, ठीक है। अच्छा, एक और एडवर्स इफेक्ट था कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, वो क्या था, ये क्या करते हैं, ओरल कैंडिडियासिस भी करवाते हैं एंड हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस भी करवाते हैं, ठीक है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस याद करो नहीं करो, लेकिन ओरल कैंडिडियासिस याद करना, ठीक है, ये MCQs में पूछते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे क्या, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स, ठीक है। अब ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स आपके पास सबसे पहले ना मैं नॉर्मल बताता हूँ कि ल्यूकोट्राइन्स कैसे ना जो ना ये इसमें जो ना कंट्रैक्शन एंड एडिमा करवा रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स की एंड एयरवेज की, ठीक है। दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आपके पास क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स होती हैं, ठीक है। फास्फोलिपिड्स टूटती हैं इनटू द एरिकाडोनिक एसिड, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं क्या, फास्फोलाइपेज A2, ठीक है। एंड एरिकाडोनिक एसिड 2 पाथवेज में जाता है, एक होता है आपके पास क्या, कॉक्स पाथवे, एक आता है आपके पास क्या, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, एक आता है आपके पास क्या, लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइपो ऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू ये चीज़ें बनाता है क्या, ल्यूकोट्राइन A4, B4, C4, D4 एंड E4, ठीक है। यहाँ पर एक एंजाइम होता है 5 लाइपो ऑक्सीजनेज, क्या एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, 5 लाइपो ऑक्सीजनेज, ठीक है। ये एंजाइम होता है जो कि ल्यूकोट्राइन एरिकोडोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है इनटू द 4 ल्यूकोट्राइन A4, B4, C4, D4 एंड E4, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉक्स पाथवे, ठीक है। कॉक्स पाथवे हमने डिस्कस किया था, उसमें जो है ना आपके पास क्या, जब हम ड्रग्स कर रहे थे कौन से जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कर रहे थे, और जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस जो है ना रोकते हैं ड्रग्स, वो उसमें हमने किए थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, एंटी इन्फ्लेमेटरी थे या फिर कोई भी टॉपिक था, लेकिन हमने किए थे, ठीक है, मैं भी भूल गया, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास मेनली जो है ना एस्पिरिन आती, अच्छा हाँ, उसमें किए थे ना पेन वाले मैनेजमेंट में, ठीक है, एस्पिरिन वगैरह आती हैं, ठीक है। एंड
डाइक्लोफेनेक जो भी आते हैं, ठीक है, एंड आइबुप्रोफेन वगैरह जो आती हैं, ठीक है, वो भी एनाल्जेसिक्स जो थे उसमें किए थे हमने ये। तो ये किया था हमने। अभी हम बात करेंगे क्या, लाइपोक्सिनेज पाथवे की, ठीक है। अब जो ल्यूकोट्राइन A4, B4, C4, D4 बनाए, अब ये देखें ना नॉर्मल ये कैसे जो है ना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अस्थमा की जो है ना डेवलपमेंट में। ये जो आपके पास C4, D4 एंड E4 है, ये तीनों मिला के एक चीज़ बनाते हैं, क्या बनाते नहीं लेकिन एक्टिवेट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टिनिल ल्यूकोट्राइन। सिस्टिनिल ल्यूकोट्राइन, दिस इज सिस्टिनिल ल्यूकोट्राइन। एंड सिस्टिनिल ल्यूकोट्राइन के लिए एक रिसेप्टर होता है ऑन द एयरवेज। इस रिसेप्टर को हम बोलते हैं क्या, सिस्टिनिल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर, CYSLT1R रिसेप्टर। ये रिसेप्टर होता है इसका, ठीक है। ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, एंड जब भी इसके साथ बाइंड करेगी सिस्टिनिल ल्यूकोट्राइन, तो यहाँ पर क्या होगी, कंट्रैक्शन एंड इडीमा होगी किसकी, एयरवेज की। जब कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो इनकी ल्यूमिन नैरो हो जाएगी, एंड इडीमा मतलब कि यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो जो ल्यूमिन है बिल्कुल नैरो हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से एयर को आने और जाने में जो है ना प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दिस इज हाउ ल्यूकोट्राइन C4, D4 एंड E4 कंट्रीब्यूट टू द जो है ना एस्थमा एंड COPD इसकी जो है ना पैथोजेनेसिस में, ठीक है। यहाँ पर जो A है ल्यूकोट्राइन A, वो अल्टीमेटली खुद ही कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ल्यूकोट्राइन B4, एंड द B4 इज द कीमो अट्रैक्टेंट फॉर द न्यूट्रोफिल्स एंड द यूजिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एंड यूजिनोफिल्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर फर्दर से फर्दर इन्फ्लेमेशन होती जाएगी, ठीक है, जो ना एट द साइट ऑफ द पैथोजेनेसिस, ठीक है। दिस इज ऑल ल्यूकोट्राइन जो है ना यहाँ पर अपना वर्क करते हैं, ठीक है। अब आपको पैथोजेनेसिस बिल्कुल क्लियर हो गई। अभी आ जाएं ड्रग्स पर कि ड्रग्स कैसे कम करते हैं। ड्रग्स में आपके पास ना एक आता है आपके पास क्या, ज़ैल्यूटिन, दूसरा आता है मोंटेल्यूकास्ट, तीसरा आता है आपके पास क्या, ज़ेफरल्यूकास्ट। जो आपके पास मोंटेल्यूकास्ट यहाँ पर मैंने लिखा है मोंटेल्यूकास्ट एंड ज़ेफरल्यूकास्ट, दे ब्लॉक द रिसेप्टर्स फॉर ल्यूकोट्राइन्स। अब यहाँ से MCQs पिकअप होंगे, देखना ये कैसे होंगे, ठीक है। मोंटेल्यूकास्ट एंड ज़ेफरल्यूकास्ट इनहिबिट द रिसेप्टर्स फॉर द ल्यूकोट्राइन्स, while the xylutine inhibits the 5-lipoxygenase। xylutine का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है, उन दोनों का अलग है, तो यहाँ से MCQs पिकअप होगा, ठीक है। xylutine inhibits the 5-lipoxygenase and montelukast and zephyrlukast inhibit the receptors। अब वो रिसेप्टर कौन सा है, दिस रिसेप्टर सिस्टिनिल ल्यूकोट्राइन 1। ये जो दोनों ड्रग्स हैं, ये इसकी बाइंडिंग को यहाँ पर ना इम्पेयर करते हैं, ये इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं, इसको ब्लॉक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। जब ये इसको ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पर ये कंट्रैक्शन भी नहीं होगी एंड एडिमा भी फॉर्मेशन नहीं होगी, एडिमा भी नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ ऊपर से पूरे पाथवे को बंद कर दिया, जब मैंने लाइपोक्सिनेज को बंद कर दिया तो यहाँ पर ल्यूकोट्राइन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। लाइपोक्सिनेज को मैंने ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पर फर्दर ये पाथवे जो है ना नहीं चलेगा। जब ये पाथवे नहीं चलेगा तो ये चीज़ें बनेंगी नहीं, जब ये बनेंगी नहीं तो यहाँ पर पैथोजेनेसिस भी नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ हाउ ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स वर्क, ठीक है। यहाँ से एक और MCQ बता दूं कि ये जो दोनों ड्रग्स हैं, दे एक्सक्रीट वाया बिलियरी रूट, ज़ैल्यूटिन एक्सक्रीट वाया यूरिनरी रूट, ठीक है। तो ये भी MCQs में पूछ सकते हैं, ठीक है। एक क्लिनिकल भी दे सकते हैं, क्लिनिकल के हिसाब से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। एंड ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर के साथ एक और एडवर्स इफेक्ट आपको मिलेगा क्या, हेपेटिक एंजाइम की ना ये कंसंट्रेशन को बिल्कुल बढ़ा देते हैं। सो इफ़ यू आर यूजिंग द ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर, यू हैव टू चेक द हेपेटिक एंजाइम्स, यू हैव टू कंफर्म द LFTs ऑफ द पेशेंट, ठीक है। एंड इसके साथ एक और आपको डिस्पेप्सिया भी आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्पेप्सिया एक एडवर्स इफेक्ट भी इसका ये भी आपको मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, चलें एक कॉम्बिनेशन में यहाँ पर बता देता हूँ जो आपके पास कॉर्टिको। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने नहीं बताई, मैं वो कॉम्बिनेशन भी बताता हूँ। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, दे इनहिबिट्स द फास्फोलाइपेज A2। ये फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मैं भूल गया था, ठीक है, याद आ गया, शुक्र है। ये फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करते हैं तो दोनों पाथवेज बंद हो जाएंगे, ना तो कॉक्स चलेगा, ना जो है ना आपके पास क्या लॉक्स चलेगा, ना लाइपोक्सिनेज पाथवे चलेगा, ना कॉक्स चलेगा, ठीक है। ऊपर से बिल्कुल बंद कर दिया इसने, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ने। अब देखें जो लाबा प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स
इन दोनों की कॉम्बिनेशन यूज़ होती है इन द COPD में। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते हैं इन COPDs। एक और कॉम्बिनेशन है विच इज़ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर द COPDs, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। वो फर्स्ट लाइन होती है फॉर द COPD, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और ड्रग आता है, उसका नाम है आपके पास क्या, कॉर्मलिन, ठीक है। एंड जो कॉर्मलिन है, जो आपके पास न्यूबिलाइजर्स में सॉल्यूशन जो यूज़ होते हैं वो जो है ना कॉर्मलिन के ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड इन माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एक्यूट एस्थमा अटैक आल्सो, ठीक है। ये इसका यूज़ है। इसको आप 3 to 4 टाइम्स पर डे यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ये जो कफ है इसकी एंड अनप्लेजेंट स्मेल, इसके क्या एडवर्स इफेक्ट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे पूछ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम ड्रग्स अस्थमा के पढ़ रहे हैं तो सब में अस्थमा यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दिस इज़ मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल है। एंड मास्ट सेल में ये क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्या है, ग्रेन्यूल्स ऑफ हिस्टामिन्स। आपको पता है ना कि इसकी जो अस्थमा की पैथोजेनेसिस है उसमें हिस्टामिन का बड़ा रोल है, ठीक है। मैंने वो पैथो का जो ना ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैं रिकॉर्ड करूँगा तो वो उसमें बता दूंगा, ठीक है। कॉर्मलिन यहाँ पर क्या करता है, ये जो हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स हैं ये यहाँ पर रिलीज़ होते हैं, इनकी डीग्रेन्युलेशन होती है, ठीक है। ये ना अब ये जो हिस्टामिन यहाँ पर आए, ये यहाँ पर क्या करवाएंगे, ये यहाँ पर पैथोजेनेसिस करवाएंगे, ठीक है। ये पैथोजेनेसिस को करवाएंगे फॉर द एस्थमा, ठीक है। तो ये कॉर्मलिन आपके पास क्या करता है, ये इसको इनहिबिट करता है ऑफ द ये क्या करता है, इनहिबिट करता है डीग्रेन्युलेशन ऑफ द हिस्टामिन वेसिकल्स फ्रॉम द मास्ट सेल। ये इसको डीग्रेन्युलेशन को इनहिबिट करता है कॉर्मलिन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है ना पैथोजेनेसिस बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। ये कफ एंड अनप्लेजेंट स्मेल इसके एडवर्स इफेक्ट हैं एंड न्यूबिलाइजर्स जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। मतलब क्या होता ही यही है, ठीक है, तकरीबन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द ड्रग जो आता है आपके पास क्या आता है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज आपके पास जो वेगस नर्व है, यहाँ से ना जो हिस्टामिन जो ग्रेन्यूल्स ये रिलीज़ हुए हैं, ये जो हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स है ना, दीज हिस्टामिन ग्रेन्यूल्स कैरीड बाय द वेगस नर्व। यहाँ से ये वेगस नर्व कैरी करती है। लेट सपोज ये मैंने वेगस नर्व बना दी यहाँ पर, ये वेगस नर्व कैरी करेगी, ये जाएगी टू द CNS। ये वेगस नर्व यहाँ से CNS में जाएगी, CNS में से वापस ये वेगस नर्व ब्रोंक्यूल्स को आकर यहाँ पर क्या कर देगी, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगी। एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्मूथ मसल्स हैं इनकी कंट्रैक्शन होगी, इनकी क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी। एंड यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन है ये क्या कर देगा, यहाँ से जो ना फ्लूइड की सीक्रीशन करवा देगा। जब यहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ल्यूमिन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी क्या होगा, ल्यूमिन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है। दिस इज़ हाउ जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो कंट्रीब्यूट करता है इन द पैथोजेनेसिस। सो वी आर यूजिंग कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट आर पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, दैट्स वाई इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो पैथोजेनेसिस थी ये थी, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं जो है ना कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को जो है ना यूज्ड इफ़ सबा आर नॉट इफेक्टिव। जो जो है ना शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट थे, अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इनमें आपके पास ड्रग्स कौन से आते हैं, एक आता है आपके पास क्या, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम, ठीक है। इसमें जो ड्रग्स के नाम याद करना आप, एक आता है आपके पास क्या, इप्राट्रोपियम एंड दूसरा आता है आपके पास क्या, टायोट्रोपियम। ये ना हमने पैरासिम्पैथोलाइटिक में भी किए थे, ठीक है। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब ये ड्रग्स क्या करेंगे, दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ दिस एसिटाइलकोलिन। जब ये एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो यहाँ पर कंट्रैक्शन नहीं होगी एंड यहाँ पर ये जो फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है, जो सीक्रेशन हो रही है, सीक्रेशंस भी नहीं होगी, तो ल्यूमिन की जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना नहीं होगी। ल्यूमिन की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तो एयरवे को जो है ना बिल्कुल एयरवे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका जो है ना इफेक्ट था, ठीक है। एंड इनके साथ ना आपको एडवर्स इफेक्ट में क्या मिलेगा, दो कॉमन इनके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बिटर टेस्ट होते हैं, ठीक है। एंड जीरोस्टोमिया आपको मिलेगा, ठीक है। जीरोस्टोमिया आपके पास क्या होता है, जीरोस्टोमिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड आपको बिटर टेस्ट इनके
क्या है, दोनों एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है, ये दोनों इनके एडवर्स इफेक्ट हैं, ये दोनों आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। एंड अभी जो है ना एक कॉम्बिनेशन आ गई, लाबा लॉन्ग एक्टिंग प्लस टायोट्रोपियम आर द फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर द COPDs। फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर COPDs, ठीक है। COPD के लिए ये क्या है, दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ द ड्रग्स हैं, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रग आता है उसे हम बोलते हैं क्या, थियोफैलिन आपके पास एक ब्रोंको डायलेटर होता है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इतना अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है। एंड इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं आपको सीजर्स एंड एरिथमियाज मिलेंगे, ठीक है। ये दोनों याद कर लो, ये दोनों पॉइंट्स आपको इसमें से ज़्यादा पूछेंगे नहीं, ठीक है। एंड इसमें आपने ना जब ये यूज़ करें तो आप इसकी सीरम मॉनिटरिंग करें, ठीक है, सीरम मॉनिटरिंग करते रहें इसकी, ठीक है, बिकॉज इसके ड्रग इंटरेक्शन बहुत होते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही पूछेंगे। लेकिन इसका जो आजकल यूज़ है वो जो ना रिप्लेस हो गया विद द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड जो आपके पास वो हैं बीटा-2 एगोनिस्ट, जो आपके पास ब्रोंको डायलेटर्स हैं, ठीक है। बिकॉज ब्रोंको डायलेटर्स आपके पास तो आ गए, वो कैटेगरी आ गई बीटा-2 एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ गए, ठीक है। सो इसको हम यूज़ नहीं करते आजकल इतना। एक और ड्रग आता है हमारे पास क्या, ओमलिजुमैब इज़ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की कैटेगरी में एक ड्रग आता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA के थ्रू ये जिसको हमने ड्राइव किया होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, अच्छा IgE का तो पता होगा, ठीक है। IgE जो है ना आपके पास क्या एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह करवाती है, ठीक है। तो अस्थमा में भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज द मास्ट सेल एंड दिस इज द रिसेप्टर फॉर IgE। ये IgE के लिए रिसेप्टर होता है, IgE इस रिसेप्टर पर बाइंड करती है। तो यहाँ से मास्ट सेल यहाँ पर क्या करते हैं, अपने ग्रेन्यूल्स को रिलीज कर रहे होते हैं इन द जो ना इंटरस्टिशियम एंड जो ना वो जो ना आपके पास पैथोजेनेसिस करवाते हैं। फिर ये क्या है आपके पास IgE है, ठीक है। ये ओमलिजुमैब क्या करता है, ओमलिजुमैब ब्लॉक द रिसेप्टर्स फॉर द IgE। ये इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, IgE इसके साथ बाइंड नहीं करेगी रिसेप्टर के साथ, यहाँ पर हिस्टामिन की रिलीज नहीं होगी एंड यहाँ पर पैथोजेनेसिस नहीं होगी एंड यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। मेन चीज़ क्या है, एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। सो वी यूज़ ओमलिजुमैब इन एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड इन मॉडरेट टू सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा। इसको हम यूज़ करते हैं इन द मॉडरेट टू सीवियर जो है ना परसिस्टेंट एस्थमा में इसको हम यूज़ करते हैं। इसके जो एडवर्स इफेक्ट आपको क्या मिलेंगे, जो ना आपको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन मिलेंगे, वो बहुत ही रेयर होते हैं। आर्थ्रल्जिया मिलेगा, फीवर, रैश वगैरह जो भी हैं वो मिलेगा, ठीक है। इसके थोड़े से ये एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आता है, रोफ्लुमिलास्ट आता है। क्या, रोफ्लुमिलास्ट। इसको हम यूज़ करते हैं इन द COPD। अच्छा यहाँ पर मैं चीज़ एक क्लियर कर दूँ, जो ड्रग्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं ना, ब्रोंको डायलेटर्स एंड उसके बाद आपके पास क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लस रोफ्लुमिलास्ट। ये तीनों ड्रग्स हम यूज़ करते हैं इन COPD। ये तीनों COPD में यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रोंको डायलेटर आपके पास एस्थमा में भी यूज़ करते हैं एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हम एस्थमा में यूज़ करते हैं। इन दोनों को हम एस्थमा में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। COPD में भी करते हैं, एस्थमा में भी करते हैं। लेकिन जो रोफ्लुमिलास्ट है ये हम सिर्फ COPD में करते हैं, ठीक है। ये दोनों हम एस्थमा में भी करते हैं एंड बकिया जो भी ड्रग्स थे वो हम सारे एस्थमा में ही करते हैं, वो COPDs में नहीं करते, ठीक है। तो आपको ये ना आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड COPD में हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी जो है ना इसकी जो है ना कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन इसकी क्या थी, लाबा प्लस टायोट्रोपियम की भी जो है ना कॉम्बिनेशन इसको कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम COPD का था, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बचा ये हमारे पास रोफ्लुमिलास्ट में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करना है। ये इनहिबिट करता है फास्फोडाइएस्टरेस 4 एंजाइम को एंड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ओनली,
ओनली एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, ठीक है। एंड इट रिड्यूसेस द एक्स्ट्रा सर्वेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना बहुत इसका यूज़ है नहीं बहुत, जैसे ये जो एक्सर्बेशन है आपके पास क्या, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपके पास उसमें आती है, COPDs में आती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं। एंड इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो आपके पास क्या आएंगे, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड हेडेक आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द एस्थमा एंड COPDs। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।